पूरी जगह पर तनाव फैल गया था। जान लिंगतोंग और उसकी दोस्त घबरा गईं। अरे तुम क्या करने वाले हो? क्या उसे मार डालोगे? बेसबॉल बैट वाला लड़का दरिंदे जैसी आंखों से वार करने ही वाला था। उसे आसपास की किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज उसकी बदकिस्मती थी। जैसे ही बैट उस अर्थ एरिया वाले लड़के के सिर पर गिरने वाली थी, अचानक बैट गायब। उसके दोनों हाथ अब भी हवा में उसी तरह पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन हाथ खाली। वह घबराकर पीछे मुड़ा। सूपिंग उसके पीछे खड़ा था, हाथ में वही बैट। लड़का गुर्राया, तू कौन है? मेरे मजे में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? सूपिंग शांत स्वर में बोला, बस एक आम राहगीर जो लोग वापस लड़ भी नहीं सकते, उन्हें पीटना मजेदार लगता है। दूसरे दोनों हेवनली एरिया के लड़के हंस पड़े। बुली, उसने हमें बुली कहा। वे पेट पकड़कर हंस रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बिजली का झटका दे दिया हो। उनमें से एक ने अर्थ एरिया वाले लड़के के बाल पकड़कर सिर ऊपर उठाया। चेहरा सूजा हुआ, गालों पर बैंगनी निशान, आंखों में सहनशीलता। हेवनली एरिया वाला मुस्कुराया, देखा, ये खुद ही हमें मारने दे रहे हैं स्वेच्छा से, फिर भी तू बीच में क्यों कूद रहा है? इतना अंधा है क्या? पीटा हुआ लड़का दोनों हाथ जोड़कर सूपिंग से विनती करने लगा, कृपया बीच में मत पड़ो। उन्होंने कहा है वो मुझे नर्चरिंग की आर्ट सिखाएंगे और क्लास लेवल एग्जाम में मदद करेंगे। मैं बस एक कदम दूर हूँ क्लास हेवनली सेल्फ के दरवाजे से, कृपया चले जाओ। हेवनली एरिया वाला लड़का घमंड से बोला, सुना तूने, बस थोड़ा सा रिसोर्स छोड़ दूं तो अर्थ एरिया में आंधी चला दूं। तूने शायद कभी पावर नहीं देखी, इसलिए अंधा बना हुआ है। जान लिंगतोंग ने अपना मुंह ढक लिया। उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसकी रेड हेयर दोस्त अलग थी। वह खुद अर्थ एरिया से आई थी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, दांत किटकिटाने लगे। क्या ये दरिंदे नहीं डरते कि कोई सच में बदला ले लेगा? मुझे नहीं लगता ये तुम्हें कुछ अच्छा सिखाएंगे। सूपिंग ने हेवनली एरिया वालों की बातों की परवाह नहीं की। उसने बैट जमीन पर फेंक दी, फिर जान लिंगतोंग की ओर मुड़ा। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो तुम खुद इन्हें नर्चरिंग की असली आर्ट सिखा सकती हो। क्या कहती हो? वह चौंक गई। मैं हेवनली एरिया के लड़के दूसरी तरफ से चिल्लाए, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? झगड़ा खड़ा करना चाहते हो? जानते भी हो हमारे भाई जियाफिंग चुनन कौन है? वो क्लास हेवनली सेल्फ के नर्चरिंग डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा होगा अपनी औकात पहचान लो। इतना लंबा चौड़ा टाइटल, जैसे कोई कार्टव्हील घूम रहा हो, लेकिन मकसद सिर्फ डराना। सूपिंग ऐसे लोगों से मिलते ही और शांत हो जाता था। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतना भरोसा है खुद पर तो एक बेट हो जाए। अगर हम जीत गए तो वो लड़का हमारा, क्या कहते हो? चुनौती सुनते ही सामने वाला गुस्से से उबल पड़ा। उसने उंगलियां चटकाईं और घूरते हुए बोला, और अगर तुम हार गए तो ऐसे ही पीछे हट जाओगे? क्या उसकी जगह लेने की हिम्मत है या बस हवा में बात कर रहे हो? जान लिंगतोंग और उसकी दोस्त घबरा गईं। सूपिंग संभल कर, तुम जानते नहीं वो कौन है? एक जांग है क्लास 4 से, बेहद रेकलेस। दूसरा शियो फेंचन, अमीर घर का, कुछ भी कर सकता है। ये बैट बराबर नहीं है। तुम हार सकते हो और मुकाबला जान लिंगतोंग को करना होगा। जान लिंगतोंग ने सिर झुका लिया। आवाज धीमी थी, मैं नहीं जीत सकती। उसकी दोस्त बोली, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, क्यों ना माफी मांग ले। चलो क्लास डिवीजन एग्जाम की तैयारी करें। हेवनली एरिया के लड़के हंस पड़े। ओह, तो ये क्लास 8 के कुत्ते हैं। मेरे भाई शियो से उलझकर ऐसे ही चले जाओगे? इतना आसान नहीं है। सूपिंग ने उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, बस जान लिंगतोंग की तरफ देखा। धीरे से बोला, मुझ पर भरोसा करो, ये लोग तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। फिर उसने उस अर्थ एरिया वाले लड़के की ओर देखा जो घुटनों पर दबा हुआ था। क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहती? जान लिंगतोंग चुप रही। भौहें सिकुड़ी हुई, मन में संघर्ष चल रहा था। सूपिंग समझ रहा था उसे बस एक चिंगारी चाहिए थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया, वही पल काफी था। जान लिंगतोंग ने मुट्ठी भींच ली। आंखों में हिचकिचाहट की जगह दृढ़ता आ गई। उसने सिर उठाया, मैं मुकाबला करूंगी। जेन चुनहन तिरस्कार से हंसा, बेकार लड़की, बस बड़ी बातें करना आता है। मैच में ऐसा सबक सिखाऊंगा, जीना मौत से बदतर लगेगा। मेरे पीछे आओ, मुझे एक अच्छी जगह पता है। वे अर्थ एरिया से दूर एक अंधेरी गली में मुड़ गए। दोनों लड़कियों को महसूस हुआ कि चारों तरफ हवा में ही खतरे की गंध घुली हुई है। सड़क के दोनों किनारों पर दर्जनों आंखें उन्हें घूर रही थीं। कुछ गुंडे पिंजरों के पास खड़े कर्ज वसूल रहे थे। पिंजरों के अंदर भयानक फियर्स बीस्ट्स बंद थे, गरजते हुए, सड़ांध फैलाते हुए। जितना वे गली के अंदर बढ़ते गए, माहौल उतना ही डरावना होता गया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन सूपिंग बेपरवाह था। हाथ जेब में डाले सड़क के बीचों बीच ऐसे चल रहा था जैसे यह सब उसके लिए कुछ भी न हो। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी एस्ट्रल एनर्जी चमक रही थी, रक्षा के लिए तैयार। अगर कोई झपटा तो उसे उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता। वह मुड़कर बोला, डरने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, खासकर तुम जांग लिंगतोंग। बस मुकाबले पर ध्यान दो। उसकी आंखों में फिर से हिम्मत लौट आई, चेहरे पर दृढ़ निश्चय उभर आया। कुछ देर बाद वे एक अंडरग्राउंड कंपटीशन अरीना में पहुंचे। नियम वही थे, पहले बीस्ट कंट्रोल, फिर बीस्ट फाइटिंग। जो प्रतिद्वंद्वी के पेट को हरा दे वही विजेता।
था। 3 में से 2 राउंड जीतना जरूरी। फेंचान ने जीप बाहर निकालकर जान लिंग तोंग को उकसाया, लेकिन इस बार वह जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने साफ शब्दों में कहा, ठीक है। अचानक अंधेरे से एक गठीला आदमी बाहर आया। वह कई आयरन केजेस को धक्का देता हुआ ला रहा था। पिंजरों में अलग अलग फियर्स बीस्ट्स बंद थे, लाल आंखें, खूंखार नजरें। जैसे ही वे बाहर आए, दांत निकालकर गुर्राने लगे। जांग लिंग तोंग की नजर एक छिपकली जैसे दिखने वाले बीस्ट पर पड़ी। वह पिंजरे को ही काटने की कोशिश कर रहा था, इतना उग्र कि बंद होने के बाद भी शांत नहीं। अगर दरवाजा खुला तो शायद सीधा उस पर झपट पड़े। उसके चेहरे की तनाव भरी लकीरें देखकर फेंचन घमंड से मुस्कुराया। उसने दस्ताने पहने और बोला, ये अर्थ एरिया का सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड अरीना है। यहाँ किसी जेंटल पेट से काम नहीं चलेगा। तुम लोग तो इन्हें देखकर ही डर गई होंगी, है ना? जांग लिंग तोंग चुप रही। उसने गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं पुराने घाव जाग उठे थे। एक फियर्स बीस्ट के नाखूनों से घायल होने की याद जैसे फिर से सच बनकर सामने आ गई हो, और वह दर्द अभी भी भीतर कहीं मौजूद था। हर बार जब वह अपने सामने किसी फियर्स बीस्ट को देखती, वही पुरानी घटना उसके दिमाग में लौट आती। वही हादसा जिसे गाइडिंग टीचर दिंग चुनफिंग और उसके चमचे स्टूडेंट्स बार बार बहाना बनाकर उसे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो दर्दनाक और शर्मनाक यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं। उसका शरीर ऐसे कांपने लगता जैसे तेज बुखार हो। उसने अपने पतले हाथों को कसकर पकड़ लिया और अरीना में खड़ी रही। लेकिन यह बात बाहर खड़े लोगों की नजरों से छिपी नहीं। भीड़ से आवाजें आने लगीं, यहाँ से निकल जाओ, कमजोर लड़की, लकड़ी की तरह क्यों खड़ी हो? चारों तरफ से ताने, हंसी और अपमान की आवाजें गूंज रही थीं। उसकी रेड हेयर्ड फ्रेंड यह सब देखकर और घबरा गई। वह बोली, सब खत्म हो गया। जान लिंग तोंग बहुत झटके झेल चुकी है। हमें उसे स्टेज पर नहीं आने देना चाहिए था। सूपिंग उसके बाईं ओर खड़ा था, चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं। वह शांत स्वर में बोला, नहीं, वह इससे भाग नहीं रही, वह इसे पार करने की कोशिश कर रही है। लाल बालों वाली लड़की ने भौहें सिकोड़ी। उसका मूड अच्छा नहीं था। तुम तो बस ट्रेन में उससे मिले थे, तुम उसकी हालत क्या समझोगे? लेकिन सूपिंग ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह अचानक बोला, क्या तुमने कभी मछली और ग्लास जार की कहानी सुनी है? वह उलझ गई। यह समय कहानी सुनाने का था। सूपिंग ने खुद ही आगे कहना शुरू किया। एक बार एक आदमी ने एक मछली को पारदर्शी ग्लास जार में बंद कर दिया। मछली को पता ही नहीं था कि वह कैद है। उसे कांच दिखाई नहीं देता था। वह आगे तैरने की कोशिश करती। हर बार उसका सिर कांच से टकराता, खून निकलता, लेकिन नतीजा वही। धीरे धीरे उसने मान लिया कि जार के बाहर की दुनिया झूठी है। वह वहां जा ही नहीं सकती। और फिर वह पूरी जिंदगी उसी जार के अंदर गोल गोल घूमती रही। कहानी खत्म। लाल बालों वाली लड़की नाराज हो गई। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अगर हम हार गए तो हमें मारा जाएगा। लेकिन सूपिंग के मन में कहानी का एक और हिस्सा था। उस ग्लास जार में एक छोटा सा गैप था, इतना कि जान लिंग तोंग जैसी छोटी मछली चाहती तो बाहर निकल सकती थी। लेकिन असली बात यह थी, उसे अब रास्ता ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने खुद जार को गायब कर दिया था। अब उसे बस अपनी पूंछ हिलानी थी और वह विशाल समंदर में तैर सकती थी। सवाल सिर्फ इतना था, क्या एक छोटी मछली इतने बड़े समंदर में टिक पाएगी? जवाब तुरंत मिला। ज़े फिंकन और उसकी रेड हेड फ्रेंड के चेहरों पर हैरानी जम गई। जन लिंग तोंग अब खोई हुई गोल्डफिश नहीं थी, अब वह बदल चुकी थी। अब उसके भीतर एक ऐसी छवि जाग चुकी थी जैसे कोई साधारण कार्प बदलकर ड्रैगन बन गया हो, और वह भी कोई आम ड्रैगन नहीं, एक भयानक आइस ड्रैगन। जैसे ही उसने जोर से कहा, स्टार्ट, चारों तरफ की हवा जमने लगी। बर्फीली एनर्जी उस ड्रैगन के चारों ओर घूमने लगी। ज़ेथ फेंचन के दांत भींच गए। वह उस ठंडे ऑरा को सहने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में सवाल उठा, यह कैसे हो सकता है? यह ठंडक पहले जैसी नहीं है। यह तो जैसे कोई और इंसान हो। लेकिन वह अभी भी अहंकार में बोला, घमंड मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे जीतता हूँ। पहला चरण था वाइल्ड बीस्ट कंट्रोल। दोनों पक्ष को एक एक जंगली जानवर दिया गया। उन्हें उसकी उग्रता कम करनी थी, उसे पूरी तरह आज्ञाकारी बनाना था। ज़े फिंकन व्यंग्य से मुस्कुराया। अर्थ एरिया के ज्यादातर पेट्स तो हेवनली एरिया के यूज्ड गुड्स हैं। जो बीस्ट्स वहां टेम नहीं हो पाए, उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता है। इन यूज्ड गुड्स को कई बार ट्रेन किया जा चुका होता है, इसलिए जो लोग यहाँ के ट्रिक्स जानते हैं वे इन्हें जल्दी काबू कर लेते हैं। तुम मुझे नहीं हरा सकती। वह अपने ही घमंड में खोया था। उसे गर्व था कि वह खुद उन ट्रक्स को चलाता है जो बीस्ट कॉर्प्सेस और आधे मरे जानवरों को अर्थ एरिया लाते हैं। लेकिन तभी जान लिंग तोंग की आवाज गूंजी, मेरा बीस्ट कंट्रोल पूरा हो चुका है। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। वह भेड़िए जैसा फियर्स बीस्ट जो अभी कुछ देर पहले दहाड़ रहा था, अब शांत खड़ा था, पूरी तरह आज्ञाकारी। जान लिंग तोंग के पीछे वह उसकी पीठ से टिककर खड़ी थी। उसके मुंह में एक बड़ी रिब हड्डी थी, लेकिन वह उसे खा नहीं रहा था, क्योंकि उसे अभी तक जंग लिंग तोंग का आदेश नहीं मिला था। जिंगचुन की आंखें फैल गईं। यह कैसे हो सकता है? तुम यूज्ड गुड्स को कैसे संभाल सकती हो?
दूर खड़ी उसकी रेड हेयर्ड फ्रेंड मुस्कुराई। कैसे नहीं होगा, तुम घमंडी आदमी। हर बार जब जान लिंगतोंग यहाँ पेट्स लाती थी वह हमें बीस्ट कंट्रोल सिखाती थी। वह पुरानी जान लिंगतोंग वापस आ चुकी है। उसी समय चियो फिंकेन ने भी अपना बीस्ट कंट्रोल पूरा कर लिया। उसने तुरंत अगला बटन दबाया। अब नर्चरिंग का चरण था, लेकिन बोलते बोलते उसने जेन की तरफ नजर डाली। एक इशारा। जेन ने चुपचाप ब्लू बटन दबा दिया। सुपिंग की नजर तुरंत उस पर पड़ी। वह करंट एक्टिवेट करने वाला बटन था। तुरंत अरीना के चारों तरफ लगी फेंस में बिजली दौड़ गई। पूरा घेरा खामोशी से बिजली से भर चुका था। यह एक चाल थी ताकि कंपटीशन के दौरान अगर किसी पेट ने फेंस को छुआ तो वह बिजली से झुलस जाए और मुकाबला वहीं खत्म हो जाए।